जय हिंद दोस्तों। तो हम अब पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है उसमें पूरी चीज़ें। तो हमारी जो मशीन चल रही थी, तो मशीन में मैंने डीसी जनरेटर हमने वहाँ पास पढ़ लिया। जो इससे पिछली वीडियो अपलोड की गई हैं बहुत सारे, उसमें हमने डीसी जनरेटर पढ़ लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना। अब इसमें हम एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो डीसी मोटर है। तो डीसी जनरेटर जिसको समझ में आ गया तो डीसी मोटर समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि नहीं भी समझा है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा एफर्ट लगाऊँगा कि मैं डीसी मोटर को बगैर डीसी जनरेटर समझे वाले को उनको भी मैं समझा सकूं। तो आप विश्वास रखिए, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि आपने उधर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको आप देख सकते हैं, आपको अधिक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। यदि नहीं ही देखी हैं तो फिर आप यहाँ से देखना चालू कीजिए, यहाँ से आपको भी समझ में आएगा। तो डीसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। तो डीसी मोटर होती क्या है, मोटर क्या होती है। जनरेटर को मैंने क्या पढ़ा था, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह मोटर होती है जो, तो ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पास जो मशीन में पढ़ रहा हूँ तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। कैसी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। यह तो ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में रूपांतरित करेगी। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो बनाया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का ये जो सिद्धांत है, उसी के सिद्धांत पर इसको हम क्या कर रहे हैं, कार्य करा रहे हैं। तो हमने वहाँ पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था डीसी जनित्र में, और जो डीसी मोटर में है तो क्या करेंगे, हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे इसमें। तो उसकी छोटी सी डिफिनीशन हो जाती है कि यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाती है मोटर की डिफिनीशन। अब जो मोटर होती है, मोटर जो होती है, तो इसमें मोटर की बात करें तो डीसी जनित्र को ही हम, जो मशीन होती है हमारी, तो डीसी मशीन की बात करें तो यहाँ पास जो डीसी मशीन है, इस मशीन को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक ही मशीन को, डीसी एक ही मशीन को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो हम जनरेटर और जो दूसरा है तो उसको हम मोटर। एक ही मशीन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया है। अब एक ही मशीन है, उसमें जो पार्ट लगे हैं, जो भी जितने पार्ट हैं, सेम मशीन को हम, उसी मशीन को, जनरेटर को ही हम मोटर की भांति कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसकी जो संरचना होगी, जो पार्ट होंगे, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो पूरी चीज़ें क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि हम वही मशीन को अब यहाँ पास दूसरे तरीके से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो कैसे, मोटर की भांति। तो एक ही मशीन होगी, तो उसमें अब पार्ट वगैरह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा। तो मोटर जो होती है, तो मोटर क्या करेगी, यह यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसमें हम कन्वर्ट कराएंगे, और इसको हम जनरेटर की भांति कन्वर्ट कराए थे। तो वे मशीन जो होती है, तो मशीन को हम दो प्रकार से यहाँ पास पढ़ लेते हैं। एक ही मशीन को दो तरीके से यूज करते हैं, तो उसको हम दो तरीके से पढ़ते भी हैं। तो यहाँ जो मोटर होती है, तो मोटर क्या करती है, एनर्जी का परिवर्तन करती है। अब ये जो मोटर होती है ना, तो जैसे हमने जनरेटर पढ़ा था, तो जनरेटर में पढ़ा था कि एक सेपरेटरी होता है और एक होता है स्व उत्तेजित होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। एक पृथककारी होता है और एक स्व उत्तेजित होता है। दो प्रकार से हम जनित्र को पढ़ा था। तो जो सेपरेटरी है, सेपरेटरी को बाहर से सप्लाई देते थे, पृथक उत्तेजित मतलब बाहर से सप्लाई देते थे, और जो स्व उत्तेजित था उसको हम सेल्फ एक्साइटेड बनाते थे, यानी उसके फील्ड में बाहर से सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं इस प्रकार से उसको स्व उत्तेजित को डिज़ाइन करता था।
तो उसी प्रकार से ये जो मोटर होगी, तो मोटर भी सेम मशीन है, तो मोटर में भी वही चीज़ें होंगी। तो इसमें भी क्या होगा, सेपरेटली होगा, सेपरेटली होगा और सेल्फ एक्साइटेड होगा, सेल्फ एक्साइटेड होगा। तो सेल्फ एक्साइटेड जो होता था हमारा, तो इसको हम कई वर्गों में डिवाइड किए थे। एक तो हम किए थे शंट में, एक तो हम किए थे सीरीज में, और दूसरा जो किए थे कंपाउंड में। तो इतने वर्गों में हम इस जो जनरेटर को डिवाइड किए थे। तो जो मोटर होगी, तो मोटर भी हमारी क्या होगी, मोटर भी होनी चाहिए हमारी, सेपरेटली होना चाहिए और सेल्फ एक्साइटेड होना चाहिए। सेल्फ एक्साइटेड में शंट, सीरीज, कंपाउंड। तो मोटर भी हमारी इतनी प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पास आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो यहाँ पास मोटर होती है, तो मोटर को हम सेपरेटली की बात यूज़ नहीं करते हैं। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोटर भी सेपरेटली होती है, मोटर भी सेपरेटली होती है। तो मोटर को हम कोई बाहर से सप्लाई, उसके फील्ड के लिए हम बाहर से सप्लाई देते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेटली नहीं बोल सकते हैं। चूँकि सेपरेटली हम उसको बोलेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से पोल को क्या करते हैं, ईएमएफ देते हैं, तो उसको हम सेपरेटली बोलते थे। अब यहाँ पास जो सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड में हमारा शंट आ रहा और सीरीज और कंपाउंड। 1 सेकेंड। तो शंट सीरीज कंपाउंड ये आ रहे हैं। तो इसको हम जो बाहर से यहाँ पास जो हमारा आर्मेचर होता था, हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड की। जो आर्मेचर होता था और यहाँ क्या होते थे, हमारे पोल होते थे, इस प्रकार से पोल होते थे और यहाँ से हमारा कनेक्शन रहता था कार्बन ब्रश का। तो इसको हम बाहर से सप्लाई देते थे, बाहर से सप्लाई देते थे। तो बाहर से सप्लाई देने पर या तो इसको हम पैरेलल में चला सकते थे, या तो फिर हम इसको सीरीज में चला सकते थे। यदि पैरेलल में चलाते तो वह शंट हो जाता और सीरीज में चलाते तो वह सीरीज हो जाता। तो इसके पोल में हम जो सप्लाई देंगे, तो वो उसको हम सेपरेटली नहीं बोलेंगे, उसको हम शंट, सीरीज और कंपाउंड मात्र इतना ही बोलेंगे, क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेड के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पास जो हम मोटर पढ़ते हैं, तो कौन सी मोटर पढ़ेंगे, शंट पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे और कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड के अंतर है जो, तो उसको हम कनेक्शन के आधार पर बांट देंगे। तो एक डिफरेंशियल पढ़ेंगे और एक कम्युलेटिव पढ़ेंगे। डिफरेंशियल को बोले तो विभेदन और कम्युलेटिव को बोले तो संचयी। कंपाउंड मतलब यौगिक। तो यहाँ पास यौगिक जो जनरेटर है, तो एक संचयी यौगिक मोटर, जनरेटर बोल दिया, मोटर। तो यहाँ पास एक संचयी यौगिक मोटर पढ़ेंगे और दूसरा जो पढ़ेंगे तो विभेदन यौगिक मोटर। विभेदन मतलब डिफरेंशियल, उसको हम पूरा पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे, मात्र अभी हिंदी नाम बता दिया हूँ। तो यहाँ पास जो मोटर हम पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी मोटर पढ़ेंगे, शंट, सीरीज, कंपाउंड, 3 मोटरें यहाँ पास हम पढ़ेंगे। फिर उसके आगे जो हम उसके कनेक्शन के आधार पर उसको देखेंगे, तो उसको आगे हम देख लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक डिफिनीशन और क्या क्या पढ़ते हैं हम, ये चीज़ें अभी तक बताया। अब इसमें जो बताने वाले हैं, तो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, ये डीसी मोटर आखिर कैसे, कार्य सिद्धांत इसका है, कैसे वर्क करती है, तो मेन चीज़ आपको यह समझना ज़रूरी होता है। तो डीसी मोटर का हम कार्य सिद्धांत पर फोकस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे दिष्ट धारा मोटर का कार्य सिद्धांत।
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो दिष्ट धारा मोटर का कार्य सिद्धांत, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर को चलाने के लिए आप बताएं कि एसी सप्लाई का यूज करते हैं कि डीसी सप्लाई का। तो हम मोटर को चलाने के लिए यहाँ पास एसी सप्लाई का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पास हम यूज करते हैं डीसी सप्लाई का। क्योंकि यहाँ पास डीसी मोटर हमें मोटर यहाँ पास डीसी मोटर हमको समझना है, डीसी मोटर हमको पढ़ना है, तो डीसी सप्लाई का यूज करेंगे। तो डीसी सप्लाई का यूज करेंगे तो यहाँ पास इसके हम सबसे पहले बनाते हैं गोला नहीं बना, इस बार बनेगा। काम चल जाएगा। तो यहाँ पास मोटर हो गई और ये हो गई उसकी आर्मेचर, ये मोटर हो गई और ये हो गई आर्मेचर। इसको भी संरचनात्मक नहीं बनाते हैं, समझने के लिए, प्रिंसिपल को समझने के लिए इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गई हमारी पोल हो गई। यहाँ पास आपने यदि गौर किया होगा तो इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन किए हैं अपेक्षाकृत आपके जनरेटर के। तो यह जो पोल है एन पोल है और यहाँ पास एस पोल है, एन पोल है एस पोल है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पास हम जो चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाएंगे तो एन से एस की ओर जाएंगी। तो इसी के बीच में हम एक रखते हैं यहाँ पास आर्मेचर कंडक्टर को, एक आर्मेचर कंडक्टर को रख दिए। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएँ हैं तो चुंबकीय बल रेखाएँ हमारी कुछ इस प्रकार से इधर एन से एस की ओर जाएगी। यहाँ पास बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएँ एन से एस की ओर जाएगी। तो मैंने कुछ चुंबकीय बल रेखाएँ यहाँ पास दर्शा दिया, कुछ चुंबकीय बल रेखाएँ यहाँ पास मैंने दर्शा दिया। इसको हम इस प्रकार से कुछ चुंबकीय बल रेखाएँ दर्शा दिया। अब इसमें जो हमारा मोटर है तो यह मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर आखिर इसके प्रति कोई तो कोई सिद्धांत दिया होगा। तो जो मोटर होती है हमारी तो लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके बल पर? मोटर जो होती है तो लॉरेंज बल के सिद्धांत पर यह मोटर कार्य करती है। तो मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपने ऐसा भी सुना होगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पास आपको समझना है कि जो मोटर होती है लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लॉरेंज बल का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? तो यहाँ पास हमने दो चुंबकीय पोल को रख लिया। अब इस दो चुंबकीय पोल के बीच में एक आर्मेचर कंडक्टर को रख लिया। आप समझिए एक तार को रख लिए। अब इस तार को हम क्या करते हैं, यहाँ पास रख लिए। इस तार में हम अब धारा को प्रवाहित कराते हैं, मतलब आर्मेचर को उस चालक तार में हम सप्लाई देते हैं। मोटर में हमको सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पास भी हमने एन एस ध्रुव बना है, मतलब इसमें हम सप्लाई दिए होंगे तब बना है। तो इस चालक तार में अब सप्लाई देते हैं। अब चालक तार में जब सप्लाई देंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा? कोई चालक तार है, उस चालक में यदि हम सप्लाई देते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पास इस चालक तार में भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस चालक तार में कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार को हमने छोटा सा बना लिया और इसके चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र हमारे कुछ इस प्रकार से हो गए। तो चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र हमारे इस प्रकार से हो गए। तो हमारे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से हो गए। तो यहाँ पास जो हमने बिंदु लगाया है, तो बिंदु का मतलब आपको बताया था कि यदि धारा बाहर की ओर आ रही तो बिंदु डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और बाहर यदि अंदर की ओर जा रही है तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पास धारा क्या हो रही? बाहर की ओर आ रही। जब धारा बाहर की ओर आ रही है तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा है तो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसा लॉरेंज ने बताया। तो यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पास हमने स्पष्ट देखा कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है मेन पोल की, और इस चालक तार की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, कहें तो इसमें प्रवाहित धारा के कारण जो इसमें फ्लक्स की दिशा है, तो वह एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो इधर साइड क्या है, यहाँ पास इस चालक तार में उत्पन्न फ्लक्स की दिशा है। तो यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत है तो क्या होगा, यहाँ पास एक चीज़ तो हो गया कि एक दूसरे के विपरीत है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या होने वाला है कि जो हम नीचे की ओर देखें तो चालक तार में जो उत्पन्न फ्लक्स है तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है, और इसी के समांतर में जस्ट इसी की दिशा में क्या है, चुंबकीय मेन पोल के फ्लक्स की दिशा है, और इस चालक तार के फ्लक्स की दिशा, मतलब दोनों की फ्लक्स की दिशा क्या है, एक समान है। तो फिर यहाँ पास होगा क्या, तो जब चालक तार की दिशा या फ्लक्स एक समान होती है तो वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है कि आकर्षित करती है, तो वह प्रतिकर्षित करती है, मतलब इसको धक्का देगी। तो यह धक्का जब देगी तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स सीधा ना जाकर ये कैसी हो जाएगी, थोड़ी कुछ इस प्रकार से दब जाएगी नीचे की ओर दब जाएगी, क्योंकि इसको प्रतिकर्षित कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगी, दब जाएगी। तो इसको यह समझिए कि दब गई तो यह क्या उठेगी नहीं, उसको तो जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में सीधा ही जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लास्टिक हो गया, एक रबर हो गया, इसको जब पकड़ के आप नीचे की ओर दबा दिए तो वो क्या करेगा, अपने इलास्टिक के कारण वो ऊपर की ओर धक्का देगा। तो ठीक इसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं क्या, इसको ये दबा दिया तो क्या हार मानेगी वो, नहीं, वो तो सोचेगी कि हमारा जो रास्ता है हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो यह अपने रास्ते से उधरी से जाने के लिए ऊपर की ओर धक्का देगी, तो ऊपर की ओर क्या करती है, बल लगाती है एक। तो ऊपर की ओर यह चुंबकीय बल रेखाएं ये वाली जो है मेन पोल की ऊपर की ओर इस चालक तार में क्या करेगी, बल लगाएगी। प्लास्टिक को आप खींचेंगे तो वह फिर से अपनी दिशा में आता है ना, तो ऊपर की ओर बल लगाता है। आप स्प्रिंग वगैरह खींचे होंगे, स्प्रिंग को खींच के देखिए, यहाँ पास लटका के ऐसे खींचिए, ऊपर की ओर फिर से जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पास समझिए चुंबकीय बल रेखाएं जो है मेन पोल की, तो ऊपर की ओर जाएगी। अब यहाँ पास जो मेन खेला है तो यहाँ पास है, तो यहाँ पास आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, हमारा चालक की दिशा है। कौन सी चालक, जो आर्मेचर चालक की दिशा है। और ये वाली किसकी दिशा है, ये वाली मेन पोल की दिशा है। तो मेन पोल की जो दिशा है ना, ये कैसी है, इस वाले फ्लक्स से क्या है, कहीं कुछ ज़्यादा पावर की है। तो ये ज़्यादा पावर की है, ये कमज़ोर पावर की है। तो क्या करेगी, आप समझिए कि आप बहुत जबर हैं और आपसे एक कोई कमज़ोर व्यक्ति है, तो वो एक कमज़ोर व्यक्ति का हाथ है और ये आपका हाथ है जो बाहुबली एकदम जबर है। तो ये कमज़ोर वाला मरियल हाथ जीतेगा कि आपका ये बाहुबली हाथ। तो बाहुबली हाथ से आप ऐसे मारेंगे धक्का ना, तो ये वाला टूट टाट के नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, हट जाएगा। तो ये बाहुबली जब धक्का इसे मारता है तो ये वाली जो चालक तार है तो पीछे की ओर हट जाता है, पीछे की ओर हट जाता है, तो ये आगे क्या बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, ये तो पीछे की ओर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये जब मारेगी फ्लक्स ऐसे धक्का, तो ये जो मोटर है, इसकी जो आर्मेचर है, तो आर्मेचर क्या करेगी, पीछे की ओर आएगी। तो इसी प्रकार से ये क्या कर रही है, फ्लक्स ये इस वाले चालक तार की दिशा को ऐसे क्या कर रही है, धक्का मार रही है। और धक्का मार रही है तो क्या कर रही है, एक तो अस्थाई बेरिंग पट्टी की है, ये तो नहीं कि धक्का मारेगी तो कहीं दूर भाग जाएगी, वो तो एक ही जगह पर रहेगी। ऐसे धक्का मारेगी तो एक ही जगह पर रहेगी, तो इससे मूव कर जाएगी। क्योंकि बेरिंग ये हो गया, धक्का मारेगी तो इसे मूव कर जाएगी, वो तो भगाएगी नहीं कि एकदम मोटर फेंका जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एक ही दिशा पर रहेगी, तो धक्का मारेगी तो क्या करेगा, इसमें एक गति प्रदान हो जाएगी, गति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्या होगी, हमको गति तो उत्पन्न कराना ही है, इसे सप्लाई देकर हमको गति ही तो उत्पन्न कराना है। तो ये गति कर जाएगी, तो इस प्रकार से मोटर घूमने लगेगी। तो इस प्रकार से कौन बताए, लॉरेंज ने बताया कि जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, जब एक चालक तार को प्रवाहित धारा, उस चालक तार में क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित कराते हैं। तो चालक तार को प्रवाहित धारा चालक तार को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके लंबवत एक बल कार्य करता है, जो उसको बाहर की ओर करने का प्रयास करता है, बाहर की ओर धकेलने का, बाहर की ओर निकालने का, बाहर की ओर अपनी भाषा में बोले तो ढोंसने का वो प्रयास करता है। तो बाहर की ओर क्या कर रही है, यह बाहर की ओर, ये देखिए ना, ऊपर एकदम बाहर की ओर धक्का देने का, ढोंसने का प्रयास कर रही है। तो बाहर की ओर जब ढोंसने का प्रयास करेगी, धक्का देने का, तो क्या करेगा, उस पर एक बल कार्य करेगा। ये जो बल है, ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है ना, तो इसी बल के कारण क्या होती है, यह बल है, हमको एफ मिल गया, बल मतलब एफ
एफ मतलब फोर्स, तो यहाँ पास जो फोर्स मिल गया, तो इस प्रकार से फोर्स हमको मिल जाता है। तो इसमें अब हमको क्या हुआ, फोर्स मिल गया। तो इसमें जो फोर्स मिला, बल मिला, तो इसका मान कितना होगा, आखिर कुछ तो मान होगा ना। बल को हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं, उसकी यूनिट के साथ बोले तो न्यूटन से, तो कितने न्यूटन का बल हमको मिला, हमको ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको सीधे गणितीय नहीं मिल जाएगा भाषा की 4 न्यूटन 5 न्यूटन, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपको दिख रही है इसी से हम न्यूटन निकालेंगे। यहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रही है, प्रवाहित धारा दिख रही है, और यहाँ पास जो धक्का दे रहा है ऊपर की ओर जो कोण बन रहा, तो उसका कुछ एंगल मिलेगा, तो उसी से हम इसको क्या निकालेंगे, इसका कितने न्यूटन का बल है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है तो इसको हम बी लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी लिखेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पास क्या हम निकाल रहे हैं, यहाँ पास हम निकाल रहे हैं एफ, कि कितने फोर्स कितने न्यूटन का बल हमको मिल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र है तो हमको बी लिखेंगे, और यहाँ पास प्रवाहित धारा है तो आई लिखेंगे, और यहाँ पास जो चालक हमने यूज़ किया है तो उस चालक की कुछ लंबाई होगी, तो लंबाई को हम एल लिखेंगे, BIL। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा BIL। तो BIL यहाँ पास BIL, और BIL यहाँ पास जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पास चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं उसका भी एंगल होगा, तो उसका एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा। तो इतने न्यूटन का यहाँ पास बल हमको मिलेगा। तो यह आपको याद रखना है, इतने न्यूटन का हमको बल मिलेगा। तो यहाँ पास ये संख्याएं, ये पूरी जो है तो क्या क्या व्यक्त करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम लिखते हैं यहाँ पास। अब यहाँ पास आपको ये समझना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैंने इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रखा है, इस प्रकार से, इस कुछ वृत्ताकार से, वृत्त मतलब गोला आकार से रखा है। तो गोला आकार से क्यों रखा है यहाँ पास, तो गोला आकार से इसलिए रखा है चूँकि इसमें जो आर्मेचर कंडक्टर होंगे, क्या होंगे, आर्मेचर जो कंडक्टर होंगे, तो वो क्या होंगे, आर्मेचर कंडक्टर पर इसमें जो बल कार्य करेगा, क्या चुंबकीय बल कार्य करेगा, वो कैसे होगा, त्रिज्यीय होगा। त्रिज्यीय मतलब इसके यहाँ से भी दूरी देखें तो बराबर है, यहाँ से दूरी देखें बराबर है, यहाँ से दूरी देखें बराबर, दूरी बराबर है। यदि इसी को हम इस प्रकार से आर्मेचर लिख लेते और यहाँ पास चुंबकीय हम क्षेत्र रख देते, तो यहाँ पास क्या हमको देखने को मिल रहा है, एन और एस। तो यहाँ से हम इसको देखें तो पास में है, यहाँ से दूर है, यहाँ से भी दूर है, और यहाँ से पास में है। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि एक समान यूनिफॉर्म में इसको हमको चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल रहा। मतलब इसमें जो त्रिज्यीय इसको बोलें, एक सामान्य त्रिज्यीय, तो यहाँ पास बोलें तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल रहा। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलने के लिए कैसे इसकी डिजाइन करना पड़ेगा, तो इसकी डिजाइन को हमको चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको हम यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, मतलब हमको यहाँ क्या मिलेगी, बराबर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पास त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पास कैसे चुंबकीय क्षेत्र है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रखने से हमको क्या होगा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रखने से यहाँ पास जो कंडक्टर है, तो इसमें जो फ्लक्स होगी हमारी, तो सीधे ही कैसी होगी, 90 डिग्री पर होगी। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रखने से जो हमारी फ्लक्स होगी इस कंडक्टर पर सीधे ही 90 डिग्री से वहाँ पास जाएगी। तो यहाँ पास जब साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा का मान हम कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। तो 90 रखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन 90 रख देंगे, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास जब पूरे की जगह हम 1 रख देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे इस पर, तो कुछ नहीं आएगा, मतलब इसमें यही संख्या रहेगी। तो जो हमारा बल है, तो बल हमारा कितना मिलेगा, BIL न्यूटन, BIL न्यूटन हमको यहाँ पास बल मिलेगा।
तो फिर बी आई एल ये सब क्या हैं? तो यहाँ पास जो एफ है तो एफ क्या है? बल है, फोर्स है। किसकी? चालक के घूमने की जो गति है, चालक के घूमने की जो गति है, चालक के घूमने की गति, गति मतलब बल, फोर्स। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बोल सकते हैं, चुंबकीय को अभिवाह फ्लक्स घनत्व को अभिवाह घनत्व, इसको लिखते हैं यूनिट के साथ टेस्ला लिखते हैं। अभिवाह को बोले तो फ्लक्स, घनत्व मतलब डेंसिटी, तो क्या? बी। यहाँ पास बचा आई क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा। आई क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा। तो धारा की दिशा, धारा मतलब एम्पियर, धारा मतलब एम्पियर, तो यूनिट के साथ लिखें तो एम्पियर। जो एल है तो क्या है? चालक में ही प्रवाहित, और जो एल है तो क्या है? चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई लेंथ है। तो लंबाई को किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं, लंबाई को मीटर में लिखते हैं। तो ये जो हमको यहाँ पास बल मिला, तो ये चीज़ें हमको बल के अंतर्गत इसको हमने प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार से मोटर में जो कार्य सिद्धांत होता है, लॉरेंज के बल के अकॉर्डिंग इसमें कार्य सिद्धांत हुआ है। अब इसमें हम बात आती है कि फ्लेमिंग के, हमने तो बार बार रटा है, बार बार याद किया है कि जो मोटर होती है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पर, प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो आपको यदि डाउट हो कि हम मोटर को कैसे याद करें कि फ्लेमिंग के राइट है कि लेफ्ट है, और जनरेटर को कैसे याद करें कि फ्लेमिंग के राइट हैंड पर वर्क करती है कि राइट की लेफ्ट, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जो आपको कभी लाइफ टाइम तक भूलने वाला नहीं है। तो आपने यदि ITI कर रखा होगा तो उसमें देखा होगा, यदि नहीं भी कर रखा होगा तो आपने कहीं भी शादी बारात में, ब्याह में देखे होंगे कि जनरेटर जो होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम सीधे हाथ, आपको सीधे हाथ, कौन से हाथ में बल ज़्यादा लगता है? आपके मजबूती है, सीधे हाथ में कोई भी कार्य होता है सीधे हाथ से ज़्यादा करते हैं आप, तो सीधा हाथ में ज़्यादा बल लगता है। तो आप जाते हैं तो जनरेटर को घुमाने, तो क्या उल्टा हाथ से घुमाने लगते हैं? इसमें तो बल ही नहीं काम करता, मजबूत जो है तो उसमें से काम करते हैं हम। तो जाते हैं तो जनरेटर को हम घुमाते किससे हैं? सीधा वाले हाथ से घुमाते हैं। तो यदि हम सीधा वाले हाथ से घुमा रहे हैं जनरेटर को, तो जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है तो सीधा मतलब राइट हैंड। इसके बाद बचा हमारा मोटर। तो मोटर को तो हमको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बल भी नहीं है ज़्यादा कि हम उसको मोटर को घुमाएं, मोटर तो ऑलरेडी सप्लाई देने पर घूमने लगती है। तो बचा मोटर, तो मोटर जो हमारा होगा तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट मतलब बायां, बायां मतलब उल्टा वाला हाथ, और जो राइट होगा दायां। दायां और बायां में यदि आपको मिस्टेक होता है तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आप जब बोलते हैं कोई चीज़ सही है तो बोलते हैं ना राइट, ये राइट है। राइट मतलब राइट वाले हाथ से बोलते हैं, राइट है तो राइट, ये राइट हो गया मतलब दायां हो गया। दायां और बायां मिस्टेक होता है तो दायां में क्या होता है? दम होता है, ज़्यादा दम होता है इसमें, और बायां वाले में कम दम होता है। तो दायां में ज़्यादा दम होता है इसलिए दायां, या फिर कोई चीज़ राइट यदि बोलना चाहे तो ये चीज़ राइट है, बिल्कुल राइट आपने बोला तो राइट, इस तरह राइट। तो दायां और बायां में आपको मिस्टेक दूर हो गया होगा, और राइट और लेफ्ट में तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जो दायां होता है तो जनरेटर जो कि दायां हाथ से घुमाते हैं, और जो बायां होता है मोटर को हमको घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सप्लाई देने पर ऑलरेडी घूमने लगता है। लेकिन जो घूमता है तो वो किसके सिद्धांत पर? फ्लेमिंग के बायां हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यहाँ पास हैंड ही जोड़ना है, फुट नहीं जोड़ देना है कि पैर ओढ़ के पूछे कि पैर ओढ़ का कोई सिद्धांत नहीं होता है यहाँ पास, तो हैंड का ही सिद्धांत दिया है इन्होंने। तो इस प्रकार से हम लॉरेंज का देख लिया। अब देखना चाहें कि हम इसमें से जो हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का
रूल का यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पास फ्लेमिंग ने बताया फ्लेमिंग ने बताया कि हमने जब यहाँ पास इसको हम वोल्टेज दिए, सप्लाई दिए, तो यहाँ पास क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स हमारी आ जाएगी, इस पोल में चुंबकीय फ्लक्स हमको मिल जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगी तो आर्मेचर जो होता है तो वो एक बंद परिपथ होता है, तो उसमें धारा भी प्रवाहित होगी। तो जो धारा प्रवाहित होगी तो उसकी दिशा क्या होगी, और यहाँ पास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। तो हमको सप्लाई देने पर इन दोनों की दिशा पता हो जाती है। तो फिर हमको पता करना होता है कि इसमें बल किधर लगेगा। या तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सा कि जो फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल से जो इन्होंने दिया था, प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था, तो उसमें धारा की दिशा को हमें यदि ज्ञात कर पाते हैं तो उसमें बल की दिशा को हमें ज्ञात कर पाएंगे। तो धारा की दिशा हम यदि दो कंडक्टर को यहाँ पास लेते हैं, क्या करते हैं, दो कंडक्टर को यहाँ पास लेते हैं, ये हो गया हमारा आर्मेचर और ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसका, ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो आर्मेचर में यहाँ पास क्या है, कंडक्टर है, आर्मेचर में क्या है, यहाँ पास कंडक्टर है, ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया, एक एन पोल हो गया और एक एस पोल हो गया। यहाँ पास इसका छोटा सा शाफ्ट होगा। तो यहाँ पास जो कंडक्टर हमने दो रखा है, तो एक कंडक्टर से क्या हो रही है, धारा बाहर की ओर आ रही है, इसमें से हम मान लेते हैं धारा बाहर की ओर आ रही है, और इसमें से धारा अंदर की ओर जा रही है। तो जब धारा बाहर की ओर क्या कर रही है, आ रही है, तो इसमें हम फ्लेमिंग के इसमें लेफ्ट हैंड का रूल का यूज़ करेंगे। तो बाहर आ रही जो धारा, तो ये क्या है, जो हमारी मध्यमा है, मध्यमा क्या दर्शाएगी, धारा की दिशा को, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को हमारी ये मध्यमा फिंगर दर्शाएगी, और इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं थंब, अंगूठा। तो ये अंगूठा हो गया, थंब हो गया, ये तर्जनी हो गई जिसको इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, और यहाँ पास जो हमारी मध्यमा हो गई मिडल फिंगर, तो ये मिडल फिंगर मध्यमा हो गई। तो इन तीन फिंगर से हम क्या करेंगे, इसके प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करेंगे, बल की दिशा को और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो कैसे, यहाँ पास जो धारा की दिशा है तो हमारी बाहर की ओर आ रही है, एक तो हमको पता हो गया। तो अब हम जान सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, तो फिर ये फर्स्ट फिंगर किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो धारा जब हमारी बाहर की ओर आ गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी फर्स्ट फिंगर। तो ऐसे एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो फिर हमारा बल किधर लगेगा, एक ही फिंगर बचा, एक ही अंगूठा थंब बचा, तो बल हमारा ऊपर की ओर लगेगा। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने बताया कि बल की दिशा को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बल है तो ऊपर की ओर लगा। तो धारा जब बाहर की ओर आती है तो इसमें बल ऊपर की ओर लगता है। यदि धारा अंदर की ओर जा रही है, इसको बताया था ट्रेन जो होती है, तो ये कैसे होती है, ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में इस प्रकार से क्रॉस बना होता है, मतलब जब जाती है तो हमको दिखता है, तो धारा यहाँ से का अंदर की ओर जा रही। तो इसमें धारा जा रही, मतलब ये वाली जो फिंगर है हमारी, तो किसको दर्शाती है, धारा की दिशा को दर्शाती है। तो फिंगर को हम ऐसे ले जाएंगे तब तो ये बताएगी धारा अंदर की ओर जा रही। तो ये वाली फिंगर धारा अंदर की ओर जाएगी। जब धारा अंदर की ओर जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है, धारा की दिशा हमारी बदल गई, अंदर की ओर जा रही, तो फिर बल हमारा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो बल को हमने क्या किया, यहाँ पास नीचे की ओर लगा दिया। तो इसी प्रकार से दो चालक में हमने लगाया, दो चालक हमने इस प्रकार से लिए रहे होंगे हम, दो चालक। तो आर्मेचर में क्या दो ही चालक होते हैं, नहीं, बहुत सारे चालक होते हैं। तो इसी प्रकार से धारा ये क्या हो रही, ये वाली धारा हमारी बाहर की ओर आ रही और ये वाली धारा हमारी अंदर की ओर जा रही। तो ये वाली धारा हमारी बाहर की ओर जा रही। यहाँ पास यदि हम आर्मेचर को बनाना चाहें तो इस प्रकार से आर्मेचर को बना के दिखाएं आपको कि ये आर्मेचर हो गया, और यहाँ पास क्या हो जाता है, कम्यूटेटर हो जाता है। तो इस प्रकार से आर्मेचर में हमने स्लॉट काट दिए और आर्मेचर को यहाँ पास हमने लगा दिया, ये लगा दिया चालक तार। तो इस वाले चालक तार से क्या कर रही, बाहर की ओर आ रही, तो ये बाहर की ओर एक से अंदर की ओर जाएगी। तो क्या करेंगे, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर जाएंगे तो एक घूर्णी गति इसको मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पास जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगी, इसी प्रकार से पूरे चालक में इसमें लगेगी दिशा, इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, इसमें लगेगी। तो एक आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना कैसी हो गई, ये एक घूमते हुए, इस प्रकार से घूमते हुए एक हमको घूर्णी गति में प्रदान करती हुई यह एक
चालक दिखने लगा, पूरा आर्मेचर दिखने लगा। तो यह क्या करता है, आर्मेचर इस प्रकार से जब इसको गति मिलता है, यहाँ पास पूरा हमको ज्ञात हो जाता है, तो यहाँ पास ये घूमने लगता है सप्लाई देने पर। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग ने बताया। तो फ्लेमिंग ने जो अपने अंगूठों से, अंगुलियों से जो बताया, तो उसको हम लिख दें कि क्या क्या बताया इन्होंने। तो उसको हम लिख देते हैं आपके इसको इरेज करके। तो यहाँ पास जो फ्लेमिंग ने बताया, तो जो फिंगर है, तो फिंगर जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी, तो पहली फिंगर बोले तो इसको हम फर्स्ट फिंगर बोले, या फिर हमारा इंडेक्स फिंगर बोले। तो यह किसको दर्शाती है, जो फर्स्ट फिंगर है ये किसको दर्शाती है, फर्स्ट फिंगर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, इंगित करती है। और जो दूसरी हमारी ये हो गई हमारी धारा की, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को। तो दूसरी फिंगर को क्या बोलते हैं, मध्यमा। दूसरी फिंगर को क्या बोलेंगे, मध्यमा। मध्यमा को मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर क्या दर्शाएगी, मिडल फिंगर हमको बताती है, मिडल फिंगर हमको क्या बताएगी, मिडल फिंगर बताती है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। तो फिर हमारे तीसरा क्या बताएगा, जो थंब है, अंगूठा, जो थंब है तो क्या बताता है, अंगूठा क्या बताएगा, यह बल की दिशा कहें तो फोर्स। तो इसको इस प्रकार से आप चित्र को एक बना करके आप समझ सकते हैं कि ये वाली हमारी नीचे की ओर, ये वाली हमारी बल की दिशा को, और ये वाली हमारी धारा की दिशा को, और ये वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को ऐसे हमको दर्शाई है। तो जो हमारा जनरेटर होता है, तो जनरेटर में क्या था, जनरेटर में हम टार्क देते थे, बल देते थे, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी देते थे, और उसमें हमको धारा के, उसमें एमएफ की दिशा को निकालना होता था, एमएफ की दिशा हमको उसमें उत्पन्न कराना होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, सप्लाई दिया, तो इसमें हमको फोर्स मिला है। दोनों वही चीज़, लेकिन उसमें अलग अलग देते हैं और अलग अलग हमको मिलता है। जनरेटर में हम बल देते हैं तो हमको ईएमएफ मिल जाता है, और इसमें ईएमएफ देते हैं तो हमको बल मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर हो जाते हैं। तो ये फ्लेमिंग ने अपना इस प्रकार से रूल बताया। अब इसमें हम आगे देखते हैं, बैक ईएमएफ देखेंगे, आगे देखेंगे बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ को समझते हैं कि बैक ईएमएफ क्या होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसको इरेज कर देते हैं, या तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको हम इरेज करते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में। उसमें से आप जाके फ्री में बिल्कुल ले सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पास आपको समझना है, नोट करने के लिए वहाँ टेलीग्राम में आपको अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगी। आज ही उसको हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आज ही उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ हम बैक ईएमएफ को समझते हैं, दिष्ट धारा जनित्र में बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ को क्या बोलते हैं? बैक को बोलेंगे पश्च पश्च विद्युत वाहक बल, या तो फिर इसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग ईएमएफ। रेगुलेटिंग ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह
क्या करती है, नियंत्रित करती है। नियंत्रित, रेगुलेटिंग मतलब नियंत्रित। तो यह क्या करती है, नियंत्रित करती है किसको, मोटर के जो गति की दिशा गति होती है उस गति को नियंत्रित करती है। तो कैसे करती है, ये बैक ईएमएफ क्या होता है, तो बैक ईएमएफ यहाँ पास ऐसे समझते हैं। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा आर्मेचर हुआ। अब इस आर्मेचर में बड़ा सा बनाते हैं इसको हम, ये हमारा हुआ पूरा मोटर हुआ। अब मोटर में आर्मेचर हुआ, आर्मेचर हुआ। इस प्रकार से इसको हम पोल का डिज़ाइन देते हैं। पोल का यहाँ पास डिज़ाइन दे दिए। ये वाला हमारा बना एन और ये वाला हमारा बना एस। कैसे बना, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, सप्लाई दिया है। यहाँ पास सप्लाई दिया है। इसको हम सीधे जोड़ दें तो सीरीज में हो जाएगा, समांतर में जोड़ना चाहे तो समांतर में जोड़ सकते हैं। यहाँ पास हमारे ब्रश हैं, ये ब्रश हैं। यहाँ से हम क्या देते हैं, यहाँ से इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब डीसी सप्लाई इसमें दिए तो क्या हुआ, इस पोल में हमने सप्लाई दिया तो क्या हुआ, इसमें एन और एस दो ध्रुव हमको मिल गए। अब एन और एस हमको दो ध्रुव मिल गए तो इस आर्मेचर में यहाँ पास जो आर्मेचर होगा तो इसके क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। यहाँ पास आर्मेचर के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यहाँ पास हमने क्या किया, वोल्टेज को हमने, ये हो गई हमारी वोल्टेज और ये हो गई हमारी धारा। जब इसको हमने क्या किया, सप्लाई दिया तो इसमें धारा प्रवाहित हुई, इसमें धारा प्रवाहित हुई और वोल्टेज यहाँ पास आ गया। तो धारा प्रवाहित हुई और वोल्टेज भी मिल गई। अब इसमें जो बैक ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ कैसे होता है, क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पास पोल हो गए, पोल से क्या होगी, मेन पोल से, मेन पोल के संपर्क में जब यह चालक तार आएगा आर्मेचर का, तो पोल के संपर्क में मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में जब कोई चालक तार आता है तो उस चालक तार में क्या होगी, प्रेरित ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो इस चालक तार में क्या हो जाती है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। और जो यह ईएमएफ उत्पन्न होती है तो यह जो उत्पन्न ईएमएफ होती है तो इस वोल्टेज और इस करंट के दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है, दिशा के विपरीत होती है। जो प्रेरित इस चालक तार में प्रेरित ईएमएफ है, यह प्रेरित ईएमएफ वोल्टेज और करंट के दिशा के विपरीत होगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पश्च विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ। बैक होगी, विपरीत होगी, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, पश्च विद्युत वाहक बल। इसको हम बड़ा सा बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं कि हमने यहाँ पास कार्बन ब्रशेस के द्वारा क्या किया, सप्लाई दिया। यहाँ से सप्लाई देने पर क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। धारा जो प्रवाहित हुई तो यहाँ पास ये आई धारा प्रवाहित हुई, ये हमारी आई धारा प्रवाहित हुई। आई धारा के साथ साथ हमको यहाँ पास क्या मिली, वोल्टेज दिया तो यहाँ पास वोल्टेज मिल गई। अब यह जो इसके मेन फ्लक्स हैं, क्या है, यहाँ पास मेन पोल हैं, इस मेन पोल के क्या होंगे, फ्लक्स होंगे। एन ध्रुव है तो एन ध्रुव के क्या होंगे, यहाँ पास फ्लक्स होंगे। अब यह फ्लक्स इस चालक तार पर क्या करेगा, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो जब यह इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करेगा, इस फ्लक्स को काटेगा तो इस चालक तार में क्या हो जाएगी, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। तो जो यह ईएमएफ होगी तो इस वोल्टेज और करंट के क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी, कुछ इस प्रकार से विपरीत दिशा में होगी। और जो बैक ईएमएफ को दर्शाते हैं तो ई बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ई बी से दर्शाते हैं। तो बी क्या है, बैक ईएमएफ है, और ई क्या है, उत्पन्न इंड्यूस्ड प्रेरित ईएमएफ है। तो यहाँ पास जो ई बी की दिशा होगी वो कैसी होगी, इस आई और इस बी के जस्ट उल्टा होगी, विपरीत होगी, बैक होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो जो यह बैक ईएमएफ होगी तो बैक ईएमएफ ये उत्पन्न क्यों हुई,
और इसका काम क्या है, इसका क्या इसमें उत्पन्न हुई तो इसका क्या कुछ काम भी है कि ऐसे ही फालतू में एरर गैरर उत्पन्न हो गई। तो इसी के यह नहीं होगी तो हमारी मोटर का होना ही व्यर्थ है। तो इसी के होने से ही हमारी मोटर का होना है। तो मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि यह ना हो तो मोटर में हमारी टार्क ही उत्पन्न नहीं होगी, मोटर घूमेगा ही नहीं। तो इसी के कारण ही टार्क उत्पन्न होगा, किसके बैक ईएमएफ के कारण ही टार्क उत्पन्न होगा। तो यह बैक ईएमएफ ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसका होना अति आवश्यक है। तो यहाँ बैक ईएमएफ इस प्रकार से उत्पन्न हो गई। तो आप जैसे डीसी जनरेटर में उत्पन्न होती है, डीसी जनरेटर में क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र आप रखते हैं और इस आर्मेचर को घुमाते हैं तो इसमें फ्लक्स काटती है और इस आर्मेचर में, इस चालक में क्या होती है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। तो एक प्रकार से यहाँ पास जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुई है, तो जिस प्रकार से जनित्र में ईएमएफ उत्पन्न होती है जनरेटर में, उसी प्रकार से यहाँ पास ईएमएफ उत्पन्न हो गई है। तो इसकी तुलना हम उस जनित्र के ईएमएफ से कर सकते हैं और करते ही हैं। तो जो जनित्र होता है तो ईजी उसमें उत्पन्न हुआ था, उसके आर्मेचर में जो जनित्र में जनरेटर में उत्पन्न हुआ था ईएमएफ, उसको हम ईजी बोले थे। तो ईजी के बराबर ही होती है हमारी ईबी होती है, क्योंकि उससे तुलना उसी के जैसे इसमें उत्पन्न हो रही है, जैसे उसको घुमाया था चुंबकीय क्षेत्र में उसी प्रकार इसको भी घुमाया, उसी के जैसे उत्पन्न हो रही, इसलिए उसकी तुलना हम ईजी बराबर ईबी करते हैं हम। तो फिर ईजी का मान कितना होता है, ईजी का मान वहाँ पास जनित्र का मान कितना था, तो वहाँ पास हमने देखा था फाई जेड एन बाई 60 पी बाई ए। आपने जनित्र पढ़ा होगा, जनित्र देखा होगा वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह याद होगा। तो यहाँ पास इसका मान यह था। तो यह जो जनित्र है तो इस प्रकार से इतना इसका मान होता है। अब रनिंग कंडीशन में जब मोटर रनिंग कर रहा होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पास कौन सा स्थिर होगा और कौन सा वर्क कर रहा होगा। तो आपने वहाँ पास देखा था जो ईजी बराबर था तो फाई और वहाँ पास एन, ये दोनों रनिंग अवस्था में काम कर रहे थे, और जो जेड है 60 है पी है ए है, यह रनिंग अवस्था में इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते थे। यह क्या थे, यह स्थिरांक थे, यह स्थिरांक थे। तो यहाँ पास जो हम ईजी बराबर देखेंगे, ईजी बराबर देखेंगे तो क्या हमको मिला था, तो ईजी बराबर मिला था हमको फाई एन मिला था। तो यहाँ पास हम ईबी बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई और एन लिख सकते हैं। तो यह दोनों जो होता है तो क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। कब, यह रनिंग कंडीशन में, रनिंग स्थिति में। तो रनिंग स्थिति में जो बैक ईएमएफ होगी हमारी फ्लक्स और उसके स्पीड के क्या होगी, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी। जितना स्पीड से हमारी मोटर घूमेगी उतना ही ज़्यादा बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। जितना उसमें फ्लक्स देंगे, फ्लक्स कहाँ से मिलेगा, सप्लाई देने पर, जितना उसको सप्लाई देने पर फ्लक्स बढ़ेगी तो उसकी बैक ईएमएफ भी बढ़ेगी। लेकिन बैक ईएमएफ का मान हमेशा जो अप्लाई हमारी वोल्टेज होती है, अप्लाई सप्लाई होती है, तो उससे क्या होती है, बैक ईएमएफ का मान कम होती है, हमेशा कम होती है। चूँकि कम क्यों ना होगी, जिसके माथे यह उत्पन्न हो रही उससे क्या बढ़ जाएगी, उससे क्या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होगी। तो यहाँ पास वोल्टेज जैसे हमने दिया, कितना दिया, वोल्टेज दिया हमने 200 वोल्ट दिया, तो बैक ईएमएफ का मान फिर कितना होगा, फिर बैक ईएमएफ का मान यहाँ आपका हो सकता है 180, लेकिन 200 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती बैक ईएमएफ का मान, ठीक है। तो बैक ईएमएफ का मान यहाँ पास क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो इसको आप बी बराबर लिख सकते हैं, ज़्यादा होता है, और ई बी क्या होता है, यहाँ पास कम होता है। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। तो इससे क्या होती है, कम होती है। तो फिर जो बैक ईएमएफ का परिमाण होता है, यहाँ पास बैक ईएमएफ का जो परिमाण होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पास जो बैक ईएमएफ होगा हमारा तो किसके अनुक्रमानुपाती है, इसके अनुक्रमानुपाती है। तो आर्मेचर में जो उत्पन्न होगी बैक ईएमएफ तो उसका जो परिमाण होगा, आर्मेचर में बैक ईएमएफ का परिमाण, तो इसका परिमाण कितना होगा, परिमाण बोले तो
रिजल्ट। तो इसको रिजल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट को यहाँ पास ई आर। तो ई आर बराबर कितना होगा, तो इसका जो हमारा मेन इसका परिमाण होगा, जो इसका मेन रिजल्ट होगा, तो क्या होगा, जो बैक ईएमएफ है, अप्लाई वोल्टेज है, जो अप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का क्या होगा, यहाँ पास अंतर होगा। अंतर सदिश होगा कि बीजगणित होगा, वेक्टर होगा कि अलजेब्रिक होगा, आप बताएं। तो एसी सप्लाई में वेक्टर लेते हैं, सदिश लेते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई में क्या लेंगे, हम बीजगणित लेंगे। बीजगणित का क्या लिए हैं, हम यहाँ पास अंतर लिए हैं। बीजगणित का क्या लिए हैं, बीजगणितीय अंतर लिए हैं। तो यहाँ पास इसका जो आर्मेचर का परिमाण होगा, इस प्रकार से इतना होगा, यह आर्मेचर का परिमाण है। तो यहाँ पास आर्मेचर का परिमाण हो गया। धारा भी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, धारा। तो धारा हम आई निकालने के लिए क्या करेंगे, भी तो मेरा इतना है, भी हमारा इतना है, ई बी है, और हमको जो आर्मेचर धारा है, आर्मेचर प्रतिरोध है, तो यहाँ पास ये हो गई आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है, आर ए होता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध आर ए हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी धारा को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पास जो बैक ईएमएफ है, तो बैक ईएमएफ की तुलना एक डीसी बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं, एक डीसी बैटरी से करते हैं बैक ईएमएफ की तुलना। तो कैसे करते हैं, तो जो हमारी बैक ईएमएफ होती है, तो यहाँ पास क्या है, एक प्रकार से प्रेरित ईएमएफ है, मतलब वह उत्पन्न कर रही है ईएमएफ। उत्पन्न कौन करता है, ईएमएफ, डीसी हमको यहाँ पास ईएमएफ उत्पन्न करके दे रही है। तो जो हमारी बैक ईएमएफ है, तो एक प्रकार से हमको वोल्टेज उत्पन्न करके दे रही है। तो वोल्टेज जो होगी यहाँ पास, तो वोल्टेज हमारी उत्पन्न करके दे रही है। तो बैटरी भी हमारी क्या करती है, वोल्टेज उत्पन्न करके देती है। बैटरी का भी आंतरिक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और यहाँ पास बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो इसकी जब तुलना हम किससे करते हैं, इसकी तुलना हम सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो बैटरी को हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे। तो बैटरी को जो हम सप्लाई देंगे, तो यहाँ पास हम बैटरी को सप्लाई जो देते हैं, तो इसमें जो बैटरी है, तो बैटरी को सप्लाई देने के लिए इससे हमको ज़्यादा सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पास मानते हैं कि 20 हमने कितना दिया, वोल्ट दिया, 20 वोल्ट दिया, तो फिर बैटरी कितनी वोल्ट की होगी, आपको ले लेते हैं कि 10 वोल्ट की होगी बैटरी 10 वोल्ट की होगी। और इसका भी क्या होगा, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर इसके हम आर्मेचर प्रतिरोध को बोल देते हैं। इसके आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा, वो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध, और आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुई होगी, तो उसको हम बैटरी के जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है, तो उसके बैक ईएमएफ से तुलना कर देते हैं। और जो हमने सप्लाई दिया यहाँ पास पूरे मशीन में, तो उसकी तुलना हम कर देते हैं जो इस बैटरी में पूरा हमने सप्लाई दिया। तो इस बैटरी में जो हमने क्या किया, सप्लाई दिया, तो इस बैटरी की हम धारा को निकाल सकते हैं। इसमें सप्लाई देंगे तो धारा प्रवाहित होगी, आई ए धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हम यहाँ पास इस आई ए के धारा को भी निकाल सकते हैं। आई ए के धारा को हम कैसे निकालेंगे, इस बैटरी के आई ए के धारा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर्मेचर की धारा लेंगे, आर्मेचर की धारा, और इसमें जो हमको वोल्टेज होगा, मेन वोल्टेज होगा, उस मेन वोल्टेज को हम क्या करेंगे, बैक ईएमएफ को इस प्रकार से घटाएंगे, और यहाँ पास जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, इस प्रकार से लिख देंगे। तो हमारा वही चीज़ मिला, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, तो उससे तुलना करके हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पास हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बैक ईएमएफ जो होता है, तो बैक ईएमएफ का ये फार्मूला है, और बैक ईएमएफ को, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, और इस तरीके से बैक ईएमएफ के बारे में हम समझते हैं एक बैटरी से तुलना करके। तो यहाँ पास दो चीज़ें लिख दें हम कि जो बैक ईएमएफ का मेन काम होता है वो क्या होता है, जो टार्क हमारी उत्पन्न कर रही थी बैक ईएमएफ, उसका क्या काम है, कहाँ पास मिटा के हम लिख दें, यहाँ पास मिटा के लिख देते हैं। तो बैक ईएमएफ जो होती है, तो यांत्रिक बैक ईएमएफ जो होती है, मोटर क्या करती है, मोटर हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो वह बैक ईएमएफ का ही काम है, किसका काम है, बैक ईएमएफ का ही काम है। तो बैक ईएमएफ हमारी क्या करती है,
बैक ईएमएफ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और जो दूसरा काम है तो क्या करती है, दूसरा काम यह आर्मेचर के गति को, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है। क्या करती है, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है। तो आर्मेचर धारा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए हम इसका क्या नाम दिए थे, नियंत्रित, रेगुलेटिंग। तो पश्च विद्युत वाहक बल ही है जो क्या करती है, आर्मेचर की धारा को नियंत्रित करती है, और इसीलिए इसको हम क्या बोले हैं, आर्मेचर की धारा को नियंत्रित करती है, या रेगुलेटिंग बोले हैं या तो नियंत्रित बोले हैं, चूँकि यह आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है। और जो बैक ईएमएफ होती है उसका मेन काम है क्या, यहाँ पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सॉरी क्या मैं लिखा हूँ, यहाँ पास गलत ही से लिख दिया ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो फिर जनित का काम हो गया, यहाँ पास विद्युत होगा, यहाँ पास विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये जो बैक ईएमएफ होती है। तो ये चीज़ हो गया पूरी बैक ईएमएफ के बारे में। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखें कि थोड़ा वोल्टेज समीकरण को देख लें। कितना हुआ टाइम हो गया है, तो यहाँ पास थोड़ा हम 2 मिनट लगेगा आपको, 2 मिनट में हम यहाँ पास डीसी मोटर का जो वोल्टेज समीकरण है उसको हम बता देते हैं। डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण 2 मिनट में हो जाएगा। डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण, तो यहाँ पास जो दूसरा चीज़ रहेगा, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण। तो वोल्टेज समीकरण क्या होता है, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, V बराबर I R। तो यहाँ पास जो I होगा तो आर्मेचर का I होगा, और जो R होगा आर्मेचर का R होगा। तो V बराबर होगा IA RA हो गया, V बराबर IA RA हो गया। अब यहाँ पास जो होगी तो बैक ईएमएफ को भी यहाँ पास हम इसमें जोड़ते हैं। वोल्टेज देने पर आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी और उसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, साथ ही उसमें क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा। तो EB बराबर, तो ये हो गया हमारा डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण। तो फिर ए मिला कहाँ से आपको, ए कहाँ से मिला, तो आपको हम दिखाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप नज़र डाल पा रहे हैं इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मिला कहाँ से ये दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पास भी EB को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, EB हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, R को हम इसके क्या करते हैं, इसके नीचे ला लेते हैं, R को हम नीचे ला लेते हैं, तो RA हो गया, बराबर हमारा क्या बचा, IA बचा। तो ये हमारा जो मिला अभी अभी आप देख रहे हैं, तो कहाँ से मिला आप समझ पा रहे हैं, वही चीज़ है कि नहीं है। तो इसी बैक ईएमएफ से ही हम डीसी मोटर का समीकरण को निकालते हैं, इसको डीसी मोटर के समीकरण को निकालते हैं बैक ईएमएफ से ही। तो बैक ईएमएफ का ये हो जाएगा, निकालना है तो बैक ईएमएफ को इस तरह से, और डीसी मोटर का जो वोल्टेज समीकरण है तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें यह क्या दर्शा रहा है, यहाँ क्या क्या यहाँ पास दर्शा रहा है, तो भी क्या है, यहाँ पास अप्लाई वोल्टेज है, जो अप्लाई वोल्टेज है। बैक ईएमएफ क्या है, बैक ईएमएफ जो उसमें उत्पन्न हुई बैक ईएमएफ। आर्मेचर क्या है, धारा है, और आर्मेचर क्या है, प्रतिरोध है। तो इसको लिख लेते हैं और फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। तो ये क्या है, अप्लाई वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है भी। EB क्या है, बैक ईएमएफ है, EB क्या है, बैक ईएमएफ है। और यहाँ पास IA RA क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, क्या है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप है। तो यह हो गया आपका डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण।
तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुत आसानी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनको ऐसा फील कीजिए कि खुश महसूस करें सम्मान करते हुए। तो ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट डे। ओके, सो थैंक्स।